गुड इवनिंग। ओके, मध्य प्रदेश जीके में हम हिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू किए थे और कल का जो क्लास था हमारा हिस्ट्री का सेकंड पोर्शन था। ठीक है, आज के इस क्लास में हम जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आखिरी क्लास होगा एंशियंट हिस्ट्री का। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल के क्लास में होगा मेडिएवल हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, और एक क्लास होगा इतिहास का जिसमें हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है मध्य प्रदेश का उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिर वो हिस्ट्री का अगर जरूरत पड़ेगा तो एक और क्लास करेंगे। अदरवाइज जो है 5 क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा जो है 6 क्लास लगेगा हिस्ट्री में, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के में हमारा जो है ये एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट पोर्शन है। ठीक है, चलो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सुंग वंश के बारे में, सुंगा डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। पुष्यमित्र सुंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज से जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलो, पहला जो डायनेस्टी आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी कहा जाता है, सातवाहन वंश कहा जाता है। तो देखो, इसके पहले जो है भारत के कई क्षेत्रों में जो है सुंग वंश के बाद में एक कण्व करके जो है वो होता था, मतलब कि डायनेस्टी था जिसमें एक राजा हुआ करते थे सुशर्मा। तो उन्होंने जो है उनकी जो है हत्या की थी। ये सिमुक नाम के एक राजा थे। तो इन्होंने, शिमुक ने एस्टैब्लिश किया सातवाहन डायनेस्टी को। ठीक है, शिमुक एस्टैब्लिश्ड द सातवाहन डायनेस्टी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द victory over eastern Malwa by the mighty ruler of this dynasty, Satkarni, is engraved on the Sanchi stupa in which it is called Sirisat. अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, ये जो सातवाहन डायनेस्टी है उसके सबसे पराक्रमी राजा थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इस डायनेस्टी के ये सबसे माइटी रूलर या ग्लोरियस रूलर माने जाते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातकर्णी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो ईस्टर्न मालवा रीजन है उस पर जो है उन्होंने उस क्षेत्र को कॉन्कर किया था, उस क्षेत्र को विजय प्राप्त की थी, जिसके बारे में या ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है सांची स्तूपा में जो है इनग्रेव्ड किया गया है। सांची स्तूप में जो है इसके बारे में बताया गया है, और इसी सांची स्तूपा में इनको जो है सिरिसात नाम से जो है मेंशन किया गया है, सिरिसात नाम से। अब बाई चांस आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? एक तो ये पूछेगा कि इस डायनेस्टी के सबसे पराक्रमी राजा कौन थे? तो उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनको कहा जाता है ठीक है। तो ये जो है इस डायनेस्टी के पराक्रमी राजा या सर्वश्रेष्ठ राजा के तौर पे इनको जाना जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनके बारे में सांची स्तूपा में क्या नाम मेंशन किया गया है? तो याद रखना है, इनको सांची स्तूप में सिरिसात नाम से जो है मेंशन किया गया है। सिरिसात, सातकर्णी को सिरिसात बोला गया है। और इसी सांची स्तूपा में ये मेंशन किया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ईस्टर्न मालवा रीजन को जीता था या उस पर अधिकार किया था, विजय प्राप्त किया था, ईस्टर्न मालवा या पूर्वी जो मालवा रीजन है वर्तमान का, उस क्षेत्र में। ठीक है, चलो, क्वाइंस ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी हैव बीन फाउंड फ्रॉम उज्जैन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सातवाहन डायनेस्टी के जो राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनसे संबंधित जो क्वाइंस है, सिक्के हैं, वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है उज्जैन से जो है सातकर्णी से संबंधित जो है सिक्के उज्जैन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और हालांकि यहां से जो सिक्के वगैरह प्राप्त हुए, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है, शक राजा थे उनको हराया है। मालवा से क्षेत्र से लेकर महेश्वर तक के क्षेत्र में जो है इनका शासन था। ऐसे बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पूछा जा सकता है उन्हीं चीजों को मेंशन कर रहा हूँ। क्वाइंस ऑफ द सातवाहना किंग यज्ञ श्री सातकर्णी। अब देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में उनके जो वंशज हुए या उनके जो सक्सेसर थे, उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो पुत्र है उनका नाम था, एक तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी करके एक राजा थे, उनके बाद में जो है ये राजा बने थे, उनका नाम था यज्ञश्री।
तो ये जो यज्ञ श्री सातकर्णी है, इनसे संबंधित जो कॉइन्स है वो विदिशा और देवास में मिला है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से रिलेटेड कॉइन्स कहाँ मिले हैं? उज्जैन में। और यज्ञ श्री सातकर्णी से रिलेटेड जो कॉइन्स है वो कहाँ मिले हैं? विदिशा और देवास के क्षेत्र में। द इंक्रीज इन ट्रेड with Rome during this period is confirmed by the Roman coins found from the आरवा मंदसौर। मतलब कि इस टाइम में सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में रोम के साथ में एक व्यापारिक संबंध था सातवाहन डायनेस्टी के राजाओं का। अब ये कंफर्म कैसे होता है? क्योंकि इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश के जो आरवा क्षेत्र है जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आवरा बोला जाता है इसको, आवरा मंदसौर में पड़ता है, यहां से जो है बहुत सारे रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि बताइए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रोमन कॉइन्स प्राप्त हुए हैं? तो आवरा याद रखना है, मंदसौर का। हालांकि ये जो रोमन कॉइन्स है ये आज का जो छत्तीसगढ़ है, जैसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक एरिया है चकरबेड़ा करके, वहां से भी मिले थे, लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है तो मे भी वहां से ज्यादा चीज ना पूछे, आपको आवरा मंदसौर से पूछ सकते हैं, तो आप किसको याद रखना है। इसके अलावा जो है चकरबेड़ा करके जगह है बिलासपुर में जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पे भी रोमन कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चलता है कि इनके रोम के साथ में इनका व्यापारिक संबंध रहा होगा सातवाहन कालीन राजाओं का। चलो, तो एक थोड़ा सा समअप कर दूं मैं। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में याद रखना है कि सिमुक नाम के एक राजा ने जो है सातवाहन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। इसके सबसे पराक्रमी राजा थे, ग्लोरियस या माइटी रूलर थे, उनका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। उनसे संबंधित जो क्वाइंस है वो मिला है आपको उज्जैन के क्षेत्र में, और इनके बारे में उल्लेख किया गया है सांची स्तूपा में, जिसमें इनको श्री सात नाम से जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा यज्ञ श्री सातकर्णी से रिलेटेड जो क्वाइंस है वो विदिशा देवास में पाए गए हैं। रोमन क्वाइंस मिला है आवरा के क्षेत्र में जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। इससे ये प्रूफ होता है कि सातवाहन डायनेस्टी का या सातवाहन कालीन राजाओं का ट्रेडिंग एक रिलेशन रहा है किनके साथ में? रोमन्स के साथ में, रोमन एम्पायर के साथ में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश कहा जाता है। अब कुषाण डायनेस्टी जो है, हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, मतलब कि एडी में चले जाते हैं। ये तमाम चीजें जो थी हम बात कर रहे थे, ईसा पूर्व की बात कर रहे थे। अब कुषाण डायनेस्टी से जो है हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी के टाइम में, हालांकि सातवाहन डायनेस्टी की भी बातें जो है फर्स्ट सेंचुरी के अंतर्गत ही आता है। ओके, द फर्स्ट किंग वॉज, यहां पे आपको ध्यान रखना है कुछ नामों को, जैसे कुजुल कटफिसेस, ठीक है, कुजुल कटफिसेस इनका नाम है। तो ये जो कुजुला कटफिसेस इनका नाम है, ये कुषाण डायनेस्टी के एक राजा माने जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, चाइना में जो है बहुत सारे अलग अलग कबीला होते थे उस टाइम में, उसी कबीलों में से एक कबीला माना जाता है कुषाण डायनेस्टी को। और इनसे रिलेटेड जो पहले इसके राजा थे कुषाण डायनेस्टी के, उनका नाम था कुजुला कैडफिसेस, ठीक है। तो ये जो कुजुल कैडफिसेस है, इनसे रिलेटेड क्वाइन मिला है, और वो मिला है मध्य प्रदेश के विदिशा से, ठीक है। अब इससे एक चीज पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुषाण डायनेस्टी के राजाओं का इस क्षेत्र में प्रभाव रहा होगा, मध्य प्रदेश के विदिशा वाले एरिया में, ठीक है। इसके अलावा क्वाइंस मिला है, एक और राजा हुए विम कैडफिसेस बोला जाता है, विम कैडफिसेस, ठीक है। तो विम कैडफिसेस जो है, इनसे रिलेटेड क्वाइन शहडोल के क्षेत्र में मिला है। तो ये उसी के कोई वंशज रहे होंगे, सक्सेसर रहे होंगे कुजुल कैडफिसेस से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा तो यही पूछेगा कि बताइए कुजुल कैटफिशेस से रिलेटेड सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? तो विदेशा में प्राप्त हुए। या फिर आपसे पूछे कि विमक कैटफिशेस से रिलेटेड जो है सिक्के कहाँ मिले, तो ये शहडोल से मिला है। तो ये दो चीजें हो सकता है, ठीक है। अब ये भी बोला जाता है कि कुषाणों ने ही पहली बार यहाँ पे भारत में स्पेशली सोने के सिक्के चलवाए थे, है ना। तो और स्पेशली ये जो विम कैटफिशेस है, इनके टाइम में जो है सोने के सिक्के चलाया गया था। ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन इन इंडिया, ठीक है। पहली बार इन्होंने सोने के सिक्के को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। कनिष्का स्टार्टेड द शक एरा, जो इसके सर्वाधिक प्रतापी राजा या जो माइटी रूलर थे उनका नाम था कनिष्क।
और ज्यादातर लोग जो है कुषाण डायनेस्टी को सीधा सीधा बोल देते हैं कनिष्क डायनेस्टी से रिलेटेड है करके, क्योंकि कनिष्क बहुत फेमस नाम है कुषाण डायनेस्टी में। तो कनिष्क ने ही जो है उस टाइम में शक एरा या जो शक संवत है इसको शुरुआत किया था। ठीक है, कब? ये 70 एडी से जो है माना जाता है, 70 एडी से जो है शक संवत माना जाता है। वर्तमान में जो है इसी को जो है हमारे यहाँ एक तरह से बोल सकते हो दैनिक वो जो है पंचांग माना जाता है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ वशिष्ठ, इसी के जो है उत्तराधिकारी थे, कनिष्क के उत्तराधिकारी या सक्सेसर थे वशिष्ठ, सक्सेसर ऑफ कनिष्क, हैज बीन फाउंड फ्रॉम सांची। मतलब इनसे रिलेटेड जो अभिलेख है या इंस्क्रिप्शन है वो सांची से पाया गया है, वशिष्ठ से रिलेटेड। तो कनिष्क के सक्सेसर कौन? वशिष्ठ। और वशिष्ठ के सक्सेसर कौन? एक उनका नाम था हुविष्क। तो ये हुविष्का जो है, इनसे रिलेटेड जो है क्वाइंस मिले हैं शहडोल और हरदा के क्षेत्र में। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो कनिष्क के बारे में ज्यादा बहुत सारी चीजें पता चलती है। इसके अलावा जो है इनके जो उत्तराधिकारी बने वो वशिष्ठ है, फिर इसके बाद में हुइष्क। ठीक है, अब कनिष्क से रिलेटेड जो अभिलेख है या रिकॉर्ड है या इंस्क्रिप्शन है वो सांची से मिलता है। इसके सॉरी विशिष्क से रिलेटेड जो अभिलेख है वो सांची से मिलता है। हुविस्क से रिलेटेड जो क्वाइंस है वो शहडोल और हरदा से प्राप्त हुआ है। राइट, तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रखना है कुषाण डायनेस्टी से। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं नाग डायनेस्टी के बारे में या नाग वंश जिसे कहते हैं। तो ज्यादातर जो नाग वंश के क्षेत्र है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। एमपी अगर हिस्ट्री की बात करें तो द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज वृषनाथ। इसके जो वो थे फाउंडर थे उनका नाम था वृषनाथ। हु मेड विदिशा द कैपिटल, इन्होंने जो है विदिशा को कैपिटल बनाया। किसने? वृषनाथ ने। वृषनाथ ने ही जो है नागवंश या नाग डायनेस्टी का जो है फाउंडेशन रखा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को बनाया। वृषनाथ ने विदिशा को जो है अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा एक राजा का उल्लेख मिलता है भीमनाग। ठीक है, तो भीमनाग इसने जो है राजधानी को शिफ्ट किया था, मतलब कि पहले विदिशा राजधानी था, उसके बाद में एक पद्मावती नाम का जो है शहर था और उसको जो है अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमपीजीके में पूछा हुआ है एमपीपीएससी में कि विदिशा से जो है पद्मावती किसने ट्रांसफर किया या शिफ्ट किया अपनी राजधानी को, किस डायनेस्टी किस नागवंशी राजा ने? तो उनका नाम है भीमनाग, जिसने शिफ्ट किया कैपिटल को विदिशा टू पद्मावती। नागवंश परफॉर्म 10 अश्वमेघ यज्ञ टू इरेडिकेट द कुषाणास। कुषाणों को जो है भगाने के लिए या उनको इस क्षेत्र से जो है उनके उन्मूलन करने के लिए, उनको हटाने के लिए नाग डायनेस्टी के राजाओं ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ जो है करवाए गए थे 10, किनके द्वारा? नागवंशी राजाओं के द्वारा। क्यों? कुषाणों को यहां से हराने के लिए। चलो इसके बारे में एक चीज और आपको ध्यान में रखना है नागवंश के बारे में कि समुद्रगुप्त जो राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो समुद्रगुप्त ने इसके जो अंतिम राजा थे, लास्ट जो रूलर थे नाग डायनेस्टी के, उनका नाम था मणपति नाग। ठीक है, मणपति नाग। तो ये जो मणपति नाग है इसको हराया किसने? समुद्रगुप्त ने, जो गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने इसको हराया और फाइनली जो है गुप्ता एम्पायर जो है इस क्षेत्र में, स्पेशली मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है स्टैब्लिश हुआ। क्योंकि ज्यादातर जो मध्य भारत है जिसमें मध्य प्रदेश हो गया, स्पेशली उड़ीसा का क्षेत्र और कुछ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एरिया, यहाँ समुद्रगुप्त का प्रभाव था गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो अगर मध्य प्रदेश में किसी राजा ने गुप्त डायनेस्टी को फैलाया है वो समुद्रगुप्त थे। तो किसको हराया इन्होंने? मणपति नाग को। इसके अलावा अ क्वाइन ऑफ रवि नाग हैज बीन फाउंड फ्रॉम एरन। जो एरन का क्षेत्र है वहां से जो है रवि नाग नाम के एक नागवंशी डायनेस्टी के राजा थे, उनसे संबंधित सिक्के सिक्के जो है यहां से पाए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है एक वंश है माघ डायनेस्टी ऑफ बघेलखंड, इसको कहा जाता है। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं हमें, तो बघेलखंड ज्यादातर क्वेश्चन तो यही पूछता है कि बताइए माघ डायनेस्टी किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में इनका प्रभाव था। तो बस एक नाम याद रखना है, बघेलखंड का क्षेत्र में था माघ डायनेस्टी के राजाओं का प्रभाव जो है। इसमें जो प्रमुख रूलर थे उनमें से एक का नाम है भीमसेन, इसके अलावा है भद्रमाग, और इसके अलावा है शिवमेघ। अब कई क्षेत्रों में जैसे छत्तीसगढ़ में माघ वंश नहीं बल्कि मेघ वंश कहा जाता है, क्योंकि वहां के जो राइटर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको मेघ डायनेस्टी करके उल्लेख किया है। और कहीं ना कहीं ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश का माघ डायनेस्टी या छत्तीसगढ़ का मेघ वंश दोनों सेम ही डायनेस्टी का नाम है, जो थोड़ा सा नाम की वजह से जो है उसमें डिफ्रेंशिएट होता है, अदरवाइज दोनों एक ही डायनेस्टी ऐसा माना जाता है। तो भीमसेन, भद्रमाग, शिवमाग जो है यहाँ के मेन रूलर कहलाते हैं इस डायनेस्टी के। देयर क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द बांधवगढ़। जो बांधवगढ़ का क्षेत्र है वहां से जो है माघ डायनेस्टी के राजाओं के जो शिलालेख है और जो क्वाइंस है वो यहाँ से मिलते हैं। चलो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है उसका नाम है वकाटक डायनेस्टी। तो वकाटक डायनेस्टी का हालांकि पूरे मध्य भारत में बहुत ज्यादा जो है इनका प्रभाव रहा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विंध्य शक्ति, ठीक है। कई जगहों में जो है इसको विद्या शक्ति नाम से भी जो है उल्लेख किया गया है। तो नाम याद रखना है विंध्य शक्ति, उन्होंने स्टैब्लिश किया वकाटक डायनेस्टी को विदिशा के क्षेत्र में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तब की बात है। वकाटक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया विदिशा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, कौन? विंध्य शक्ति ने। द प्रयाग इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था हरिसेन ने। अब ये जो हरिसेन है ये जो है कमांडर थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने जो है इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। तो जहां जहां समुद्रगुप्त जाते थे अपनी सेना के साथ में, वहां हरिसेन भी जाते थे और समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होता था उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में जो है रखते थे, एक रिकॉर्ड की तरह, और उसी रिकॉर्ड को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की जितने भी लड़ाइयां हैं, जितने भी उनके बैटल्स हुए हैं, वो सब प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। So the Prayag inscription of Harisena shows that समुद्रगुप्त defeated श्रीधर, श्रीधर को समुद्रगुप्त ने हराया था इस क्षेत्र में। और जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश या मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों में गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त का प्रभाव रहा है। तो इन्होंने जब इनको हराया श्रीधर को, और विदिशा के क्षेत्र में जो है इसको अपना जो है एक तरह से बोलना चाहिए विदिशा को कैप्चर किया था। तो अगर वकाटक डायनेस्टी के किस राजा को हराया? श्रीधर को। उसी तरह से अगर हम बात करें नाग डायनेस्टी के, तो समुद्रगुप्त ने किस राजा को हराया था? मणिपति नाग को। तो इन दो राजाओं को, नाग वंश के मणिपति नाग को हराया था, और जो वकाटक डायनेस्टी के श्रीधर थे उनको हराया था। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बता दूं कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में, स्पेशली सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, कई एग्जाम में पूछता भी है इसको कि समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र के किस वंश के राजाओं को हराया। तो एक तो याद रखना है वकाटक डायनेस्टी के श्रीधर को हराया, और एक नाग डायनेस्टी के मणिपति नाग को भी हराया था, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो है एक रिकॉर्ड है जो प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन किया गया है हरिसेन के द्वारा। चलो, जो मेजर डायनेस्टी है जिसका पूरे भारत में जो है कहीं ना कहीं एक तरह से बोलना चाहिए कि पूरे भारत में, स्पेशली उत्तर और मध्य भारत में जो है एक प्रभाव रहा, उसमें से एक है गुप्ता डायनेस्टी। अगर मौर्य डायनेस्टी की बात की अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड के टाइम में जो है बहुत सारा एरिया जो है गुप्ता वंशी राजाओं, गुप्त वंश के राजाओं के पास रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो गुप्ता पीरियड में या गुप्त काल में जो है कुछ गुप्त रिकॉर्ड्स या गुप्ता डायनेस्टी के अभिलेख मिले हैं, जिसमें से एक है मंदसौर रिकॉर्ड कहा जाता है इसको। मतलब मैं वो सोर्सेज बता रहा हूं जिन सोर्सेज से जो है हमें जानकारियां मिलती है गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो मंदसौर रिकॉर्ड का नाम याद रखना है आपको कि मंदसौर रिकॉर्ड से बहुत सारी जो है जानकारियां मध्य प्रदेश में गुप्ता एम्पायर के प्रभाव के बारे में मिलता है। इसके अलावा सांची अभिलेख मिलता है यहाँ से, जहां पे गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है।
एक है उदयगिरी रॉक इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी शिलालेख कहा जाता है इसको, जो कि रॉक इंस्क्रिप्शन के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मेंशन किया गया है। भानुगुप्त नाम के एक जो वो थे, उन्होंने बनवाया था एरन अभिलेख को। अब कुछ जगहों में जो है भानुगुप्त को एक कमांडर के तौर पे मेंशन किया गया है, और कई जगह जो है भानुगुप्त को एक शासक बोला गया है। खैर वो अलग मैटर है। यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ के हूणों के जो प्रेजेंस है, या बोलना चाहिए कि हूण जो आक्रमण हुए हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, इसके बारे में मेंशन किया गया है एरन अभिलेख में। और दूसरा सती प्रथा के बारे में जो है एरन अभिलेख में जो है उल्लेख किया गया है। ये दो चीजों का मेन जो है यहाँ पे एक बोलना चाहिए कि हमें एविडेंस मिलता है एरन अभिलेख से हूणों के आक्रमण का और सती प्रथा का। अब हूण कौन थे? एक तरह का इसको भी जो है चाइनीज कुछ ट्राइब्स बोला जाता है, जो लुटेरे की तरह आते थे और लूटपाट करते थे। ठीक है, तो हूणों का जो है आक्रमण हुआ था, एरन अभिलेख में इसके बारे में मेंशन किया गया है। अब कौन से राजा के टाइम में हुआ था, ये सब चीजें अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बस आपको पहले तो याद रखना है कि ये चार बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है जिससे हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। एमपीजीके में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश के इतिहास में गुप्ता जो डायनेस्टी है या गुप्ता पीरियड के बारे में कौन से अभिलेख से, कौन से रिकॉर्ड से हमें जानकारियां प्राप्त होती है। मे भी दो दो का ग्रुप बना के दे दे, या फिर चारों का नाम ग्रुप बना के दे दे, या किसी एक को ग्रुप बना के दे दे। तो आपको इनको नाम याद रखना है, मंदसौर अभिलेख, सांची रिकॉर्ड, उदयगिरी रॉक इंस्क्रिप्शन और एरन रिकॉर्ड। ये चार स्रोतों का नाम, सोर्सेस का नाम आपको खासतौर पे नाम को याद रखना है। चलो वन बाय वन जो है गुप्ता डायनेस्टी के या गुप्ता एरा के हम राजाओं के बारे में बात करते हैं, और उनका मध्य प्रदेश में क्या एक वो रहा है उसको। देखो चंद्रगुप्त का ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बस एक चीज याद रखना है कि गुप्ता डायनेस्टी को हालांकि जो है एक श्रीगुप्त करके एक राजा हुआ करते थे, श्रीगुप्त, इसको वो है फाउंडर माना जाता है गुप्ता एम्पायर का। लेकिन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड का जो प्रभाव है वो चंद्रगुप्त के टाइम में आया, जो सक्सेसर थे श्रीगुप्त के। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसमें भी क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड भी है, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिनका उज्जैनी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है या उज्जैनी के क्षेत्र में उन्होंने राजधानी बनाया था उज्जैन को। चलो तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये यहाँ के फाउंडर माने जाते हैं मध्य प्रदेश में गुप्ता एम्पायर के। इनका जो शासन है या इनका जो रूलिंग एरिया है या जो रूलिंग जो टेरिटरीज है वो मध्य उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है समझो, वहां से लेकर के मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों तक जो है फैला हुआ था। ठीक है, तो ये पहले राजा हो गए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। सेकंड, आपको समुद्रगुप्त के बारे में जानना है। तो समुद्रगुप्त के बारे में मैंने दो बातें तो पहले ही बता दी कि उन्होंने नाग डायनेस्टी के मड़पत नाग को हराया था, और दूसरा श्रीधर को हराया था उसने। तो ये दो जो है वकाटक डायनेस्टी के श्रीधर को हराया था। ये दो बातें आपको अलग से याद रखना है उस सेक्शन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है समुद्रगुप्त मेड मार्शल मैरिटल रिलेशंस विद द वकाटक डायनेस्टी एंड नाग डायनेस्टी। देखो ये दो चीजें अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे को जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शन टाइप से बात है कि एक तरफ तो उसने मैरिटल जो डायनेस्टी के राजकुमारियों से शादी भी किया उसने, नाग डायनेस्टी के राजाओं राजकुमारियों से भी शादी किया उसने, लेकिन इसके अलावा उस क्षेत्र को राजाओं को हराया भी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है ना। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, किसने मैरिटल रिलेशन, जहां पे शादी वाले चीजों से काम नहीं चलता था वहां वो अटैक करते थे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। तो वकाटक डायनेस्टी के राजाओं के साथ भी उसने मैरिटल वो मतलब कि वकाटक डायनेस्टी के राजकुमारियों के साथ में मैरिटल रिलेशनशिप रखा, और नाग डायनेस्टी के राजकुमारियों के साथ भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इट कैप्चर्ड द इंटायर मध्य प्रदेश एक्सेप्ट शका स्टेट उज्जैन। अब देखो उज्जैन के क्षेत्र में उस टाइम में शकों का जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि वो था प्रभाव था, जो शक जो वो थे उनके प्रभाव था। तो उस क्षेत्र को छोड़ करके पूरे मध्य प्रदेश में जो है इनका एक तरह से इन्होंने कैप्चर कर लिया था समुद्रगुप्त ने, उज्जैन को छोड़ के। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि बताइए समुद्रगुप्त का प्रभाव किस क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश में फैला हुआ था, तो उज्जैन को छोड़ करके। वही विक्रमादित्य के टाइम में उज्जैन उनका मेन एरिया था, या बोलना चाहिए कैपिटल था उनका।
तो समुद्रगुप्त के जो वो हुए वंशज हुए या सक्सेसर हुए विक्रमादित्य, उन्होंने उज्जैन को ही जीता था और शकों को उन्होंने हराया था। शक आक्रमण को उन्होंने डिफीट किया, उनको हराया और उसके बाद में उज्जैन को उसने राजधानी बनाई। खैर, समुद्रगुप्त के बारे में इसको एक चीज और कंप्लीट कर दूं। अकॉर्डिंग टू द एरन इंस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने बताया भानुगुप्त के एरन अभिलेख है, द एरिया अराउंड द सिटी एरन वॉज कॉल्ड स्वभोग नगर। अब ये बोला जाता है कि समुद्रगुप्त इस क्षेत्र में तभी आते थे जब उनको आराम करना होता था, लड़ाइयों के बीच में जब उनको रेस्ट चाहिए होता था, तो वो जो है एरन के क्षेत्र में आते थे और इस एरन को उस टाइम में नाम दिया गया था स्वभोग नगरी। अब ये जानकारी हमें एरन इंस्क्रिप्शन से मिलता है, न कि प्रयाग प्रशस्ति से। जैसा कि मैंने कहा, समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है जो हरिश्चंद्र ने लिखा है, लेकिन ये जो एरन को स्वभोग नगरी बोले जाने की बात है, ये प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन नहीं है, बल्कि एरन इंस्क्रिप्शन में जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है। आई होप समझ में आया होगा। तो स्वभोग नगरी में वो क्यों आते थे? रेस्ट करने आते थे, आराम के लिए आते थे समुद्रगुप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनके सक्सेसर हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है, या फिर इनके उपनाम था विक्रमादित्य। ठीक है, मतलब आदित्य के समान जिसका तेज हो, विक्रम हो, विक्रमादित्य। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड इतने फेमस हुए कि बहुत सारे डायनेस्टीज के राजाओं ने अपना उपनाम विक्रमादित्य रखा हुआ है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन भी होता है हिस्ट्री में विक्रमादित्य को लेकर के। अलग अलग रीजनल जो रूलर थे वो लोग भी अपना नाम विक्रमादित्य रखे हुए थे, लेकिन फेमस में जो बोला जाता है वो चंद्रगुप्त सेकंड का ही नाम है। तो इन्होंने पहला काम क्या किया? जब राजा बने तो इन्होंने शकों को हराया और जो है उज्जैन में जो है अपना क्षेत्र स्थापित किया, या उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया। उज्जैन के क्षेत्र जो कि शकों के अधीन था, के टाइम उन्होंने ले उसको अपना कैपिटल बनाया। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये जो चंद्र के चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले जो है शकों को हराया और उज्जैन को अपने अधीन किया और उसको अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बहुत सारी जो है कहानियां इनके बारे में प्रचलित है, जिसमें जो है विक्रम के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में जो है बहुत सारे जो है कहानियां प्रचलित है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। जितने भी ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य का जो है उनका पराक्रम ऐसा था कि कई क्षेत्रों में तो ऐसा था कि जो भी राजा फेमस होता था उससे रिलेटेड कोई कहानियां होती थी, उसे विक्रमादित्य से जोड़ दिया जाता था। जो ऐसी कहानियां जिसपे यकीन करना भी मुश्किल है, उस टाइप से कहानियां, इतनी जो है उनकी पराक्रम था, उनकी वीरता को ऐसा माना जाता था। आज भी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहुत सारी विक्रमादित्य से रिलेटेड कहानियां प्रचलित है। खैर वो अलग मैटर है। फिलहाल जो है हमारे इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो बस याद रखना है, शकों को उन्होंने हराया, उज्जैन को कैप्चर किया और अपनी राजधानी बनाई। दिस इज वेयर द नवरत्न लिव्ड इन दिस कोर्ट। ये माना जाता है कि अकबर से पहले जो है जो नवरत्न का कॉन्सेप्ट है अपने दरबार पे रखने का या अपने कोर्ट में रखने का, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम से ही चला था। इनके टाइम में जो है, जैसे कि नवरत्नों में अगर हम बात करें तो एक तो कालिदास का नाम बड़ा फेमस है। ठीक है, तो कालिदास जो है इनके नवरत्नों में शामिल थे। इसके अलावा एक नाम था वराह मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर। एक धनवंतरी जो है इनके दरबार में थे। अमर सिंह करके जो है, जिन्होंने अमर कोश लिखा है, अमर सिंह, ये इनके दरबार में थे।
और भी बहुत सारे लोग थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 9 रत्न इनके दरबार में थे, जिसमें फेमस कालिदास वराम है, धन्वंतरी, अमर सिंह, ये सब इनके जो है उन उसमें थे, वो थे बेताल भट्ट करके एक वो थे, वो भी इनके बेताल भट्ट इनके कोर्ट में मौजूद थे। तो ये 9 रत्नों का कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं से जो है लिया गया है, और बाद में अकबर के टाइम में भी 9 रत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो चला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। विक्रमादित्य के बाद में स्कंदगुप्त यहाँ के राजा बने। इनके टाइम में हुणों का जो है अटैक हुआ था 459 एडी के आसपास में। हालांकि इन्होंने उसको हराया नहीं था हुणों के साथ में, हुणों का अटैक जरूर हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम में, और इनके टाइम में जो है, हालांकि बोला जाता है स्कंदगुप्त ने जो है हुणों को यहाँ से हटाया था करके। ठीक है, तो हुणों का अटैक जो है इसी टाइम में चला था, स्कंदगुप्त के टाइम में। अब जो लास्ट नाम है वो भानुगुप्त, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ड्यूरिंग भानुगुप्त गुप्तास वार विद द हुणों के साथ में इनका भी वो था, और इसी के टाइम में इनके कमांडर थे, सेनापति, जिनका नाम है गोपीराज। ये मारे गए थे जब हुणों का जो है यहाँ पे अटैक हुआ तब। और इनकी जो विधवा थी उन्होंने सती जो है धारण किया था और सती हो गई थी, और जिसके बारे में एरन इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा गया है। सो द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ गोपीराज विडो बिंग सती, इसी में जो है एरन अभिलेख में पहली बार सती जो प्रथा है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब हुणों का आक्रमण हुआ तो इनके सेनापति गोपीराज का देहांत हो गया, या वो शहीद हो गए, और उसके बाद में उनकी जो विधवा थी उन्होंने जो है सती धारण किया था, और जिसके बारे में एरन अभिलेख में इसके बारे में उल्लेख है। और ये पहली बार है जब सती प्रथा का उल्लेख किसी इंस्क्रिप्शन में किया गया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में कुछ और यहाँ पे छोटे छोटे जो किंगडम थे या वंश थे, डायनेस्टी थे, हालांकि छोटे कहना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, लेकिन ये कुछ और डायनेस्टीज थे, रीजनल डायनेस्टी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जिनके बारे में उल्लेख मिलता है, और मे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं क्या क्या चीजें हैं जो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलो, एक है परिव्राजक डायनेस्टी कहा जाता है इसको, परिव्राजक। ठीक है, ये जो है बेसिकली गुप्त जो एम्पायर थे उनके राजाओं के सामंत हुआ करते थे, एक तरह का उनके मंत्री हुआ करते थे समझो। और इसके बारे में जो है, हालांकि वो उनका जो दर्जा था वो ऑलमोस्ट राजाओं की तरह था, लेकिन ये किसके अधीन हुआ करते थे, ये गुप्ता डायनेस्टी के अधीन हुआ करते थे। चलो, इनका जो परिव्राजक जो डायनेस्टी है, ये पन्ना से लेकर के बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र में जो है इनका शासन जो है फैला हुआ था। हालांकि सारा का सारा जो है ये किसके अधीन थे, ये सब अंडर में थे, गुप्ता एम्पायर के अंडर में ही काम करते थे, परिव्राजक डायनेस्टी। इनके पहले राजा का नाम था देवादय। ठीक है, इनके मतलब कि पहले राजा का नाम कई बार पूछ देता है, तो इनके जो है पहले राजा का नाम था देवादय, देवादय। नेक्स्ट है यहाँ पे पांड्य डायनेस्टी या पांड्य किंगडम कहा जाता है इसको। तो पांड्य राज्य जो है, जैसे कि मैंने पहले भी एक जगह मेंशन किया था कि मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी पांडु डायनेस्टी चलता था, तो ये उसी को माना जाता है। अब मध्य प्रदेश के हिस्टोरियंस ने इसको पांड्य किंगडम लिखा है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हिस्टोरियंस ने जो है वहां पांडु वंश या सोम वंश कहते हैं उनको। तो खैर, यहाँ पे आपको याद रखना है पांड्य किंगडम, जो कि मैकल रेंज, जो कि अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र में जो है इनका फैलाव था, या इनके रूलिंग टेरिटरीज माना जाता है। इनके जो पहले राजा का नाम था जयबल, और इसके अंतिम राजा का नाम है भरतबल। ठीक है, जयबल और भरतबल पांड्य किंगडम के राजाओं का नाम है, पहला और लास्ट। इसके अलावा है शैल वंश, तो ये महाकौशल क्षेत्र में इनका जो है लोकेशन माना जाता है। अब महाकौशल क्षेत्र में आपके नागपुर का भी क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आता है, आपके छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया आता है। तो ये महाकौशल एरिया में पूरा फैलाव था शैल डायनेस्टी का। पहले राजा थे इनके जो मतलब कि शैल डायनेस्टी के राजा थे, उनका नाम है श्रीवर्धन। श्रीवर्धन इनके पहले राजा हुए, श्रीवर्धन। और इनके जो अंतिम राजा थे उनका नाम है जयवर्धन, जयवर्धन। ठीक है, शैल डायनेस्टी के बारे में जो सारी जानकारी मिलती है वो एक राधौली ताम्रपत्र बोला जाता है इसको,
ये बालाघाट के क्षेत्र से मिला है और इसको ये जो जयवर्धन है अंतिम राजा, इन्होंने बनवाया था। अब जाहिर सी बात है, जो भी राजा कोई ताम्रपत्र बनवाता है वो अपने जितने भी जो एंसेस्टर्स होते हैं या जो अपने पूर्वज होते हैं उनके बारे में उल्लेख करते हैं। तो इस राधावली ताम्रपत्र में जयवर्धन ने जिसको बनवाया था, इसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में, शैल डायनेस्टी के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक डायनेस्टी है मौखरी वंश, इसको कहा जाता है। तो मौखरी वंश जो है स्पेशली मंदसौर के क्षेत्र में जो है इनका जो रूलिंग टेरिटरी है वो मंदसौर, मौखरी वंश मंदसौर के क्षेत्र में। इसको जो वो थे फाउंडर थे, उनका नाम है यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ने जो है इन्होंने इसको फाउंडेशन रखा या इस इस्टेब्लिश किया था इस डायनेस्टी को। इसने हराया था हुणों को, मतलब कि जो मंदसौर के क्षेत्र में हुण का जो आक्रमण हुआ था उसको यशोवर्मन ने जो है हराया था या उसको जो है भगाया था वहां से। ठीक है, तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि कुल मिलाकर के इतना जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और बहुत सारा डिटेल में हम बात कर सकते थे, या ज्यादातर जो है बहुत सारे डिटेल में इनके बारे में बोला जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल में जाएंगे तो हमारे एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, हर डायनेस्टी के बारे में मैंने कुछ ना कुछ एक आइडिया आप लोग को दिया है। तो आप एक बार वापस रिवीजन कर सकते हो। पीडीएफ मैंने डेली डाला हुआ है, आज का भी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि हर डायनेस्टी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने मेंशन किया है, बाकी चीजें मैंने वहां से छोड़ दिया है। तो एटलीस्ट इतना तो थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्निकल एग्जाम है और नॉन टेक्निकल के सेक्शन में हिस्ट्री को इतना ज्यादा डीप पढ़ना ठीक नहीं है। इसीलिए जो मोर और लेस जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें था उसी चीजों को मैंने रखा है, बाकी चीजों को मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो ये इतना भी अगर कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। अगर मध्य प्रदेश के इतिहास से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो ज्यादातर यही चीजों से पूछता है। अब कल के क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का जो मेडिएवल हिस्ट्री है, स्पेशली 600 बीसी के बाद, एडी के बाद में जो चीजें चालू होता है 700 600 एडी, और वहां पे शुरू होता है आपका राजपूत का डायनेस्टी या राजपूत वंशों का टाइम शुरू होता है, जिसमें गुर्जर डायनेस्टी है, प्रतिहार डायनेस्टी है ना। इसके अलावा चंदेल डायनेस्टी है मध्य प्रदेश में, परमार डायनेस्टी मध्य प्रदेश में, जिसमें राजा भोज का नाम हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कल से हम कल के क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगा मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसको हम कल के क्लास में जो है कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और हम कल के क्लास में इसी टाइम में जो है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में।